गुड इवनिंग एवरीवन। आज सभी लोग खुश होंगे और उनका बहुत सारा कन्फ्यूज़न भी दूर हो गया होगा कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की डेट हैं वो कब तक हो सकती हैं, क्योंकि काफ़ी लोग कन्फ्यूज़ थे डेट को लेकर के और पढ़ने को लेकर के नहीं, एक्चुअल में वो सिस्टम नहीं कर पा रहे थे। मैं खुद सिस्टम अरेंज नहीं कर पा रहा था कि पहले किस एग्ज़ाम पे फोकस किया जाए, कौन सी डेट हो सकती है, क्योंकि कन्फ्यूज़न एक प्रकार का क्रिएट कर दिया गया था कि नवंबर में भी संभावना है, दिसंबर में भी संभावना है। हालांकि ये तो कल परसों से पहले ही चर्चा में आ गया था। हालांकि मैं कभी डेट पे बात नहीं करता, लेकिन फिर भी एक लक्षण से दिख जाते हैं पहले ही कि ये सब काम होने वाला है। तो डेट्स आपकी डिक्लेयर कर दी गई हैं और आपको पता भी होगा 10 से 12 तारीख आपकी आरओ की है और उसके बाद 14 से आपका एआरओ भी लगा हुआ है। उसके बाद एपीएस, कंप्यूटर असिस्टेंट और जो लेटेस्ट भर्तियाँ आई थी उसकी भी डेट्स अनाउंस कर दी गई हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा। ठीक है, अब बात ये उठती है कि क्या मैं इतनी सी बात बताने के लिए यहाँ पर, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, फालतू की बात करना ना तो उतना टाइम है और सभी किसी के भी पास नहीं है कि उस पर ज़्यादा चर्चा की जाए। बस में कुछ बातें हैं जो महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकती हैं और क्योंकि ये परीक्षा ऐसी है, मैं समझता हूँ कि हर व्यक्ति के दिमाग में ये तो कम से कम चल ही रहा होगा कि अगर हम आरओ की परीक्षा ना पास कर पाए, मतलब अगर हम आरओ ना बन पाए तो कम से कम एआरओ तो बन ही जाएंगे। तो इसी तरीके से उन लोगों ने आरओ के लिए और एआरओ के लिए दो फॉर्म भरे। हालांकि दोनों के लिए जो फीस थी वो अलग अलग थी और ये भी संभावना की जा रही थी कि पेपर भी अलग अलग हों और पेपर अलग अलग हो भी रहे हैं। तो जो लोग किसी कारणवश, देखो मैं ये नहीं कहता कि वो लोग गलत किए हैं, एक्चुअल में परिस्थितियाँ होती हैं, उस समय उनके पास बजट ना हो उतना बड़ा। ठीक है, परीक्षाएं उतनी ज़्यादा करने के लिए ना हो, या यूँ कह लीजिएगा कि उनका जो व्यवस्था है उस समय की उतनी ना हो, तो वो दोनों फॉर्म नहीं भर पाएँ, या कुछ लोगों ने जानबूझ करके कि हम तो ज़्यादा फॉर्म भर के करेंगे क्या, एआरओ का ही भर देते हैं। लेकिन अब देख लीजिएगा आप कितना डिफरेंस पैदा होने वाला है। जिन लोगों ने आरओ का फॉर्म भी भरा है साथ में, तो उनको बहुत सारा बेनिफिट मिलने वाला है। मैं पहले ही कह रहा था इस बात को भी, एक दो बार मैंने चर्चा में लिया है कि अगर दो परीक्षाएं होती हैं और उसमें आरओ पहले हो जाता है तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा काफ़ी अच्छा। तो आप देख लीजिएगा जिन साथियों का आरओ की परीक्षा पहले है तो उनको पहले ही एक पेपर देने का मौका मिल जाएगा और साथ ही साथ मौका मिलेगा टाइपिंग का, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जो लोग पहली बार ही परीक्षा दे रहे हैं और सीधे एआरओ जो टारगेट बना करके चल रहे हैं, तो उनके पास तो सिंगल अटैम्प्ट है और बस एक ही बार मौका मिलेगा, लेकिन आरओ वाले को डबल मौका मिल जाएगा। तो कम से कम अगर उनका परीक्षा क्लियर नहीं होता आरओ का, तो इतना तो ज़रूर अनुभव ले जाएंगे कि एआरओ के लिए उनका जो अनुभव है बहुत सारा काम करेगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति 2-4 दिन में कुछ ज़्यादा सीख ले, ऐसा भी कुछ नहीं है। लेकिन आप इस बात से थोड़ा सा ये अंदाज़ा रखें, मैं बस यही बात कहने वाला हूँ कि हर चीज़ का बेनिफिट तुरंत नज़र आए ये कोई गारंटी नहीं। ठीक है, जो भी चीज़ें हमारे आसपास हो रही हैं, जो भी परिस्थितियां हमारे आसपास बन रही हैं, उनका कहीं ना कहीं हमारे लाइफ पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रभाव होता ही है। तो यहाँ पर अब सीधे सीधे प्रभाव नज़र आने शुरू हो जाएंगे। जिस व्यक्ति ने ज़्यादा इन्वेस्ट किया, इन्वेस्ट का मतलब ये नहीं कि पैसा ही इन्वेस्ट करा जाए, इन्वेस्ट का मतलब आपकी मेहनत भी हो सकती है, इन्वेस्ट का मतलब आपका टाइम भी हो सकता है, और इन्वेस्ट का मतलब आपकी जो अन्य चीज़ें हैं वो भी इसमें शामिल हो सकती हैं। ठीक है, क्योंकि एक के प्रयास से कभी सफलता नहीं मिलती है, सामूहिक प्रयास होते हैं, बड़े लोगों का ऊपर से छत्र छाया, गॉड की ब्लेसिंग्स, साथियों की शुभकामनाएं और ऐसी न जाने कितनी चीज़ें हैं जब मिलकर के काम करती हैं तब फाइनल सिलेक्शन होता है। और ऐसी ही चीज़ों को हम लोग करने वाले हैं और एक एक पॉइंट हमारे लिए बड़ा कीमती सिद्ध होने वाला है। तो पहला पॉइंट जो मैं आप लोगों के साथ रख चुका हूँ वो काफ़ी इम्पोर्टेंट और बहुत सटीक है और आपके लिए काम करेगा ही करेगा। तो जिन लोगों को अनुभव मिल रहा है तो वो तो बहुत अच्छी बात है कि उनको 12 तारीख में या 12 से लेकर के 14 तारीख तक आरओ को जो पेपर मिलेगा उसको देखने का मौका मिलेगा। मैंने तो दोनों फॉर्म भी फिल किए हैं, आरओ भी फिल किया है, एआरओ भी फिल किया है। तो 12 से 14 तारीख में ही आपको अंदाज़ा लग जाएगा सभी चीज़ों का, लेकिन जो व्यक्तिगत तौर से उसमें पार्टिसिपेट करेंगे उनको ज़्यादा अनुभव होगा। अब सवाल उठता है कि क्या दूसरे लोगों को हानि उठानी पड़ेगी इस चीज़ की, वो क्या करें? तो पहली बात तो ये है कि वो व्यक्ति अभी से संपर्क साध करके रखें उन लोगों का जो साथ में जुड़े हुए हैं और जिनकी आरओ की परीक्षा भी है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब आप एग्ज़ाम हॉल से निकल करके
या फिर जो घर पे बैठे हुए लोग हैं, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। तो जो लोग जब घर पे बैठ कर के एनालिसिस देखेंगे यूट्यूब पर, तो अलग अलग प्रकार का कैओस फिर पैदा होगा। कुछ लोग, मैं उनको क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा भाई, हर किसी व्यक्ति को फ्रीडम है, वो अपनी बात को रखें, अपनी बात को जैसे समझाना चाहें वैसे समझाएं, लेकिन एक थोड़ी सी अधूरी जानकारी के साथ प्रॉब्लम हो जाती है। तो वो अलग अलग प्रकार की जानकारी आकर के देंगे, और आकर के देंगे तो उसमें क्या होता है कि कुछ बातें बदल जाती हैं। जो व्यक्ति खुद से करके आया है वो, और एक वो व्यक्ति जिसने एग्ज़ाम हॉल में गया ही नहीं है वो व्यक्ति, तो दोनों की बात कहने में और समझने में डिफरेंस पैदा हो जाता है। तो पहले ही मैं आपको सतर्क कर देता हूँ कि आप लोग, जिन लोगों ने भी अभी ARO का फॉर्म नहीं भरा है, तो वो एकजुट होकर के रहें, सतर्क रहें। तो उससे क्या होगा कि आपका जो एनालिसिस है वो काफ़ी सटीक रहेगा। रीज़न ये है कि वो व्यक्ति सारी जानकारी आपको बता सकता है। कोशिश करें कि एक से ज़्यादा व्यक्तियों के साथ संपर्क रखें, क्योंकि हो सकता है कि ARO का पेपर हो उन लोगों का भी, और वो ज़्यादा आपकी तरफ ध्यान ना दे पाएँ। ठीक है, तो पहला काम तो आपको यही करना है। जिन्होंने फॉर्म दोनों का भरा है उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है तो वो क्या करिएगा, पहले संपर्क रखिएगा उन लोगों के साथ जिन्होंने RO का फॉर्म भरा है और वो परीक्षा देने जा रहे हैं, और सीरियस कैंडिडेट के साथ। देखो, फॉर्म भरना एक डिफरेंट प्रोसेस होता है, और प्रोसेस के बाद जो सीरियस कैंडिडेट होते हैं और जिनको सिलेक्शन लेना होता है वो एक डिफरेंट चीज़ होती है। तो आप लोग उन्हीं लोगों को देखें, उन्हीं लोगों के साथ जुड़ें जो एग्ज़ाम को सीरियस तरीके से लेते हैं। अगर आप इधर उधर जुड़ेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। अब बात उठती है कि जो स्टेज है, क्योंकि 12 तारीख वालों को तो प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि भाई कैंडिडेट तो वहाँ से भी लिए जाने हैं। तो शुरुआत कैसे की जाए? अभी जो हमारे पास समय बचा हुआ है, आप 10 तारीख का टाइम देख सकते हैं, पूरे हमारे पास अभी 1 महीना बचा हुआ है परीक्षा को लेकर के। तो लगभग 30 से 35 दिन हमारे पास हैं, और 30 से 35 दिन की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, किन सेक्शंस पे हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, या कौन सी चीज़ों को हमें सतर्कता के साथ करना चाहिए, वो चीज़ें हम लोग एक और वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा। क्योंकि समय के साथ साथ मैं भी यूट्यूब से गायब होता नज़र आऊँगा, और तभी मिलेंगे हम लोग जब एग्ज़ाम हो जाएगा हमारा तब। तो अभी क्योंकि समय है बीच में, तो मैं आप लोगों से चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ, वरना हो सकता है कि फिर 15-20 दिन के लिए गायब होना पड़े, क्योंकि 5 तारीख में पेपर है UPPSC RO का। उसके बाद 10 तारीख के बाद भी 10 से 20 तक के बीच में कहीं ना कहीं शेड्यूल बिजी रहेगा। तो हो सकता है कि मैं भी उतनी बातें न शेयर कर पाऊँ। हालांकि 12 तारीख या 14 तारीख का जो अनुभव रहेगा वो मैं आप लोगों के साथ शेयर बिल्कुल करने की कोशिश करूँगा। तो मतलब मैं तो अपने अनुभव शेयर करूँगा ही, बाकी आप लोग अपने कांटेक्ट में उन लोगों को रखिएगा। और दूसरी बात यह है कि अब से आप काउंटडाउन शुरू कर दीजिएगा। काउंटडाउन का मतलब है, वैसे तो मैं अभी कल परसों जो वीडियो बनाई थी उसमें भी मैंने कहा था डेट एक्सपेक्टेड बताते हुए कि आप काउंटडाउन शुरू कर दीजिएगा, और 30 नवंबर तक आप अपना सारा काम निपटा लीजिएगा बिल्कुल, क्योंकि 10 से प्रबल संभावना बन रही है, और डेट्स तो अनाउंस हो ही गई हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब कुछ लोग कहेंगे कि फालतू बकवास से कोई फ़ायदा नहीं है, मैं इतनी लंबी चौड़ी बकवास कर रहा हूँ वो अलग बात है, लेकिन आप लोग इस चीज़ को थोड़ा सा सीरियस लें। जो लोग सीरियस कैंडिडेट हैं कम से कम वो तो लें, ठीक है, क्योंकि हर चीज़ के मायने होते हैं। अब जो तैयारी करने वाले लोग हैं, आप देखेंगे कि हर व्यक्ति तैयार है। आप ये कैसे समझ सकते हैं कि जिन्होंने फॉर्म भरा है वो तैयार नहीं है? तो हर व्यक्ति, एक एक व्यक्ति तैयार है, क्योंकि मेरी तो बातें होती रहती हैं। लेकर के जो न्यू कमर्स हैं, जो बिल्कुल नए व्यक्ति हैं, उनसे लेकर के जो सिविल की तैयारी कर रहे हैं IAS तक, उनके भी फॉर्म्स भरे हुए हैं। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा। तो अब सब्जेक्ट, क्योंकि पेपर इस तरीके का डिज़ाइन है, आप लोग देख सकते हैं कि कोई भी चीज़ छोड़ी नहीं गई है। तो प्रॉब्लम तो हर किसी को होनी है भाई। किसी को इंग्लिश में प्रॉब्लम होनी है, किसी को हिंदी में प्रॉब्लम होनी है, किसी को GS सेक्शन में प्रॉब्लम होनी है। तो मैं आपको एक और सुझाव यहाँ पे देना चाहूँगा कि आप लोग पहले उन्हीं सब्जेक्ट को कवर करें, उन्हीं चीज़ों को कवर करें जो आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। ऐसा नहीं है कि हम हिंदी तो कर ही लेंगे, अंग्रेजी करते हैं, या कुछ लोग सोचेंगे कि अंग्रेजी तो हम कर ही लेते हैं, हिंदी करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की चीज़ें दुनिया भर की फैलती हैं। तो भाई इन चीज़ों से बचें, और अपना जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करें, और जो वीक पॉइंट है उनको थोड़ा सा बाद में लें, ठीक है। बाकी अपनी टाइपिंग को आप बिल्कुल कंटिन्यूस रखिएगा। तो जिन लोगों की स्पीड अभी ठीक ठाक आ गई है तो उनका तो ठीक काम है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो लोग अभी ठीक से टाइपिंग नहीं कर पा रहे हैं, जिनकी टाइपिंग स्पीड 25 से ऊपर नहीं आ पा रही है, तो वो थोड़े से होच पोच ना हो,
क्योंकि आपको पता है कि डेट अनाउंस होते ही हार्ट बीट बढ़नी शुरू हो जाएंगी और ये होनी ही है, स्वाभाविक है। तो हार्ट बीट को कंट्रोल करें और थोड़ा सा इस बार यूँ समझ लीजिएगा कि जो दिवाली का तोहफा है वो आपको दिवाली पे ना मिल करके दिवाली के बाद मिलेगा, ठीक है। मैं भी ऐसे ही सोच रहा हूँ और क्या करें, मजबूरी है, कुछ चीज़ों को हमें ऐसे ही छोड़ना पड़ता है, ऐसे ही करना पड़ता है, लेकिन हम करेंगे ज़रूर और इस बार बिल्कुल करेंगे। आप लोग बिल्कुल तैयार रहिएगा, मैं भी तैयार हूँ। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।